अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब लोगों के बैंक अकाउंट तो होंगे और उसमें पैसे भी डिपॉजिट करवाते होंगे, तो उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है। यानी जितना पैसा हमने दिया होता है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट हमें इन बैंक से वापस मिलता है। जब हमें लोन की जरूरत होती है तो बैंक हमें लोन भी देता है। बेसिक क्वेश्चन है कि हमारी सैलरी कहाँ आती है, तो इसका कॉमन जवाब है बैंक्स। तो कभी आपने सोच कर देखा है कि ये बैंक्स खुद के लिए कैसे पैसा कमाते हैं? आज की इस वीडियो में आइए समझते हैं बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है। आपने कभी सोचा तो होगा कि बैंक्स हमारे पैसे का क्या करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बैंक्स ने पैसा लेकर एक लॉकर में रख दिया और उसको ताला लगा दिया और उसमें आपका पैसा सेफ रहे। रियली में हरगिज़ इस तरह नहीं होता। ये सारा फिल्मों ड्रामों में दिखाया गया है। बैंक्स उस पैसों को लोन देने के लिए यूज करते हैं जिसका वो इंटरेस्ट चार्ज लेते हैं। इस तरह बैंक्स की कमाई होती है। चलो हम अभी सादा एग्जांपल से समझते हैं। ये है एक बैंक। इस बैंक में एक ही कस्टमर है और वो है आप इसमें 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं और ये आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देता है। आजकल सेविंग अकाउंट में यही इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो ये 100 रुपए आपके बैंक के पास आ गए। अब बैंक इस 100 रुपए को किसी दूसरी आदमी को लोन पर देता है। इस दूसरे आदमी को घर खरीदना है, इसलिए इसने लोन लिया है। ये बैंक इस दूसरे आदमी से 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो ये 100 रुपए बैंक के अब इस दूसरे आदमी के पास चले गए और जब वो दूसरा आदमी बैंक को 108 रुपए वापस देगा तो बैंक आपको 104 रुपए वापस देगा और यहाँ पर हो गया बैंक के लिए प्रॉफिट 4 रुपए का। बेसिकली इसी तरीके से बैंक काम करता है। इसके अलावा बैंक अपने कस्टमर पर कई किस्म के चार्ज भी लगाकर पैसा कमाता है। मेरी तरह आपको भी बैंक की तरफ से हर रोज कई मैसेज आते होंगे जिन्हें देखकर आपको गुस्सा भी आता होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन एसएमएस के बैंक चार्ज भी लेता है। कई बैंक्स ऐसे भी हैं जो 5 पैसे पर एसएमएस के हिसाब से 25 रुपए महीने तक कस्टमर के बैंक अकाउंट से लेते हैं और इस पर जीएसटी अलग से लेता है। अब आप सोचिए इस हिसाब से बैंक अपने लाखों कस्टमर से हर महीने कितना पैसा कमाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि नॉन बैंक एटीएम से 3 बार से ज्यादा पैसे निकालते हैं तो बैंक इसके लिए अलग चार्ज लेता है। इतना ही नहीं, कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज भी हम लोगों से ही लिया जाता है। इसके लिए आपके खाते से साल में एक बार 100 से 500 रुपए तक की रकम काटी जाती है। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का नया कार्ड बनवाना है तो इसके लिए भी पैसे अलग से देने पड़ते हैं। जैसे अगर आप अपना डेबिट कार्ड खो देते हैं तो दूसरा कार्ड बनवाने के लिए बैंक आपसे चार्ज लेता है। दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। तब क्या होगा जब बैंक ने आपके पैसे किसी दूसरे आदमी को लोन पर दे रखे हैं, लेकिन इसके लोन देने की डेट अभी तक वापस आई ही नहीं और आपको अपने पैसे वापस निकालने हैं तो बैंक के पास है ही नहीं, क्योंकि वहां लोन पर दिए जा चुके हैं या फिर किसी भी रीजन की वजह से वो दूसरा आदमी लोन वापस पे नहीं कर पाता। तो फिर ऐसी सिचुएशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है बैंक के लिए। लेकिन फिर भी हर एक बैंक ज्यादातर अपने पैसों को अपने पास जमा करके नहीं रखता, बल्कि इसे लोन में दे देता है लोगों को। इसलिए आरबीआई ने एक रूल रख दिया है कि जितना भी पैसा जमा कराया जाता है एक बैंक में, उसका कम से कम 4% पैसा बैंक को अपने पास कैश रिजर्व में रखना पड़ता है। इस चीज को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई डिसाइड करता है कितना परसेंटेज डिपॉजिट किए हुए पैसे से रिजर्व में रखना होता है। आजकल के दिन ये 4% चल रहा है और ये टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। इसका मतलब यही हुआ कि जितना भी पैसा हमने डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, इसका 70-80% बैंक किसी और को लोन देने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। अगर बैंक के सारे डिपॉजिटर्स सारा पैसा एक बारी में निकालना चाहें तब क्या होगा? बैंक फेल हो जाएगा। तब इस चीज को बैंक रन कहा जाता है और किसी भी बैंक के लिए दुनिया में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी बैंक के पास ये सारा पैसा जो डिपॉजिट किया जाता है उसके पास वो कैश में नहीं रखा जाता। लेकिन ये रियली ऐसा कभी होता ही नहीं, तो ये कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज जो जरूर है वो ये है कि बहुत सारे लोन बैंक ने दिए हैं और वो लोन बैड लोन बन गए हैं और जिन लोगों को लोन दिए वो वापस नहीं चुका पा रहे और फिर बैंक के पास पैसा नहीं बचता अपने डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए। ऐसा पास में कई बैंकों के साथ हो रखा है, जैसा कि पीएमएस बैंक के साथ यही सिचुएशन हुई थी। हालांकि अभी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है और सरकार फिर कदम भी उठाती है
इन्हें कंट्रोल में लाने के लिए। इसी रीजन से अक्सर ऐसी सिचुएशन में एक लिमिट लगा दी जाती है कि अब महीने में 1 लाख से ज्यादा विड्रॉ नहीं करा सकते, जो इन बैंक के कस्टमर के साथ हुआ भी था। लेकिन हम अपने टॉपिक्स पे वापस आते हैं। तो बैंक्स की कमाई का बहुत बड़ा जरिया इंटरेस्ट रेट देना और लेना है। लेकिन इन कंट्रीज में क्या होगा जहां पर रेट जो बैंक लेने लग रहा है लोन से वो बहुत कम है, जैसा कि जर्मनी जैसे कंट्रीज जहां पर अगर आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट रेट 1% के अराउंड है। कई केसेस में तो 0.4% और 0.5% का भी इंटरेस्ट रेट है। ये तो बिल्कुल ही कम है इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करने लग रहा है लोन के लिए। ऐसे केसेस में बैंक के पास कहां से इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आएगा और कमाई के लिए बैंक कैसे पैसे कमा पाएगा। तो दोस्तों इन केसेस में आज की सिचुएशन में ज्यादा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज किया करते हैं कि वो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट दे रहे होते हैं वो और भी कम कर देते हैं। कुछ सिचुएशन में तो डिपॉजिटर से मंथली पैसे जमा करवाने का चार्ज देते हैं और यही चीज उनकी तरक्की का बायस बनती है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर सेविंग को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो तरक्की करते हैं, और हमारे लोग सिर्फ इंटरेस्ट मिलने की खातिर अपनी सेविंग को बैंक्स के हवाले कर देते हैं और बैंक उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट देकर खुद लाखों रुपए कमा लेता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी और हम लोगों को अपनी सेविंग बैंक्स में जमा करवानी चाहिए या बिजनेस में इन्वेस्ट करनी चाहिए? अपनी खूबसूरत राय कमेंट में लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।